हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आपके समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने सिर्फ उन्हीं सवालों को इसमें शामिल किया है जो एग्जाम देते समय या तो आपका समय अतिरिक्त लेकर जाते हैं या आते हुए भी गलत हो जाते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु हुआ क्या कि कार्य समाप्त होने की जो नियत तिथि थी उससे 5 दिन पहले ए ने आपका काम छोड़ दिया और जो बाकी का शेष जो काम रह गया था वो बी ने अकेले किया और समय कितना ले लिया? 14 दिन ले लिया। तो आपको बताना है कि बी अकेले यदि उस पूरे काम को करता तो कितना समय ले जाता। समस्या कहाँ है? समस्या यहां पर है कि बी ने जो 14 दिन लिए, बाकी ऊपर जो दे रखा है कि 15 दिन है, यहाँ पर तो इजी सा है, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। ये अतिरिक्त दिन लिए, इसको समझना जरूरी है। मान लीजिए अगर एक बार मैं मान लूं कि काम जो है वो 15 दिन दे रखे हैं, 15 दिन आपका दे रखा है कि 15 दिन में भाई काम खत्म होना था, तो ए ने फिर कितना दिन काम किया होगा? ए ने आपके 10 दिन ही काम किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि वो 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो बी ने कितना दिन काम किया? फिर बी ने, वो कह रहा है कि 14 दिन अतिरिक्त काम किया। ये 14 दिन कहां से है? ये 14 दिन वहां से है जहां से ए ने छोड़ दिया। नियत समय से 14 दिन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। काम कहां पे छोड़ा ए ने? 10 दिन बाद छोड़ दिया था, तो यहां से 14 दिन है, यहां से 14 दिन है। बी ने टोटल 24 दिन काम किया, ये समझ के रखिए आप। इसका मतलब है जो 15 दिन जो लग रहे थे समय से, यहां से सिर्फ 9 दिन एक्स्ट्रा किया। टोटल जो 15 दिन लग रहे थे वहां से सिर्फ उसने 9 दिन एक्स्ट्रा काम किया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बी का जो अतिरिक्त काम है वो सिर्फ 9 दिन का है। और 9 दिन उसने कौन सा काम किया होगा? 9 दिन उसने वो काम किया होगा जो ए छोड़ के गया है, और ए छोड़ के गया है 5 दिन पहले। ए छोड़ के गया है 5 दिन पहले। इस बात का मतलब है ए जितने दिन में, ए जितना काम 5 दिन में करता उतना काम बी जो है 9 दिन में करेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब ऊपर करते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे? 15 दिन में कर रहे थे। ए का मान लेते हैं ए दिन लगते हैं और बी को मान लेते हैं बी दिन लगते हैं। इस हिसाब से एक दिन का काम कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। और इसका हमें पता है, इसका हमें पता है कि इसका 5 दिन का काम, ए का 5 दिन का काम और बी का 9 दिन का काम एक ही है। ए ने 5 दिन में कितना किया होगा? 5/ए कर दिया होगा, और बी ने 9 दिन में क्या होगा? 9/बी कर दिया होगा। कुछ ऐसा है। और इसकी वैल्यू आप यहां रख दीजिए। तो कैसे रखोगे आप? 5/ए चाहिए हमें, 5/ए कैसे आएगा? 5 का गुणा यहां कर दीजिए सब जगह। तो ये कितना बन गया आपका? 1/3 बन गया। और 5/ए की वैल्यू कितनी है? 9/3 है। तो आपके 9/बी, 9/बी है, 9/बी, ये आपका 5/बी बराबर 1/3। तो कितना हो गया? ये 14 हो गया आपका। 14/बी बराबर 1/3 हो गया। और बी की वैल्यू आ गई यहां से 42, यानी कि बी जो है आपका 42 दिन में काम को खत्म कर देगा। 1178 रुपए को राम, हरीश और मोहन के बीच इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि उनके जो संबंधित हिस्से हैं उनसे यदि आप 17 रुपए, 28 रुपए और 8 रुपए घटा दें तो वह राशि जो बचती है वो 13:7:25 के अनुपात में रह जाएगी। कहने का क्या मतलब है? यदि हम राम के हिस्से में से 17 घटा दें, हरीश के हिस्से में से 28 घटा दें और मोहन के हिस्से में से 8 घटा दें, और धनराशि टोटल कितनी है? इतनी है, तब इनके पास इस अनुपात में राशि बचेगी। तो ये अनुपात समझने की बात है कि ये अनुपात किस धनराशि का दिया हुआ है। ये अनुपात जो है उस धनराशि का है जिसमें से ये माइनस है। 1178 को नहीं बांटना है इस अनुपात में, किसको बांटना है? 1178 में से पहले 17 घटाइए, 28 घटाइए और 8 घटाइए। इन तीनों को घटा दीजिए। 1128 में से जो धनराशि बचे उसको आपको इस अनुपात में बांटना है।
घटा देते हैं। 1128 में से क्या घटाना है? 17 घटाना है, 28 घटाना है और क्या घटाना है? 8 घटाना है। क्या आएगा आपका? 1125 बचेगा। किसमें बांटना है? इस अनुपात में बांटना है। तो इसके कुल भाग कितने हैं? 13 प्लस 7 प्लस 25, 45 हो गए। तो इस धनराशि के क्या करना है आपको? 45 भाग कर दीजिए। और 45 का भाग जैसे ही आप 1125 में दोगे तो एक भाग की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और वो होगी 25 रुपए। यानी कि 25 रुपए किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक भाग की वैल्यू आ जाएगी। क्या निकालना है हमें? हमें हरीश का हिस्सा निकालना है। हरीश का भाग कितना है? 7 भाग है हरीश के पास। तो इसी 25 में आप 7 का गुणा कर दीजिए। क्या आई वैल्यू? 175 आ गई। क्या कहानी है? इसमें से 28 रुपए निकाले भी गए थे, तो एक्चुअल धनराशि तो ये थी, बांटना तो इसको था, पर इसमें से हमने इसको घटाया था, उसके बाद बांटा था, तो वापस आपको फिर जोड़ना भी है। इसमें आप 28 जोड़ भी दीजिए। तो क्या आ गया? 203। 203 रुपए जो है वो हरीश का आपका हिस्सा बन जाएगा। चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। एक चतुर्भुज बना हुआ है, ये मान लीजिए चतुर्भुज बना हुआ है, PQRS। क्या हुआ है? R का समद्विभाजक किया गया है। समद्विभाजक मतलब कोण S को दो भागों में बांटती हुई रेखा खींची गई है। कोण S का भी समद्विभाजक किया गया है। ये कोण बराबर ये कोण हो गया, ये कोण बराबर ये कोण हो गया। कहां मिल रहा है? T पे मिल रहे हैं। और T की आपको वैल्यू दी है STR जो है, ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये इसकी वैल्यू दी है 52 अंश, 52 डिग्री। यदि कोण P और कोण Q का अनुपात 3:5, इनका अनुपात दे रखा है, एक 3 दे रखा है, एक 5 दे रखा है, 3:5 में इनको बांटा गया है। आपको P और Q का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें देखिए आप ऊपर वाले त्रिभुज में ये क्या बन रहा है? STR क्या है? एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, हमें पता है ये। तो 180 में से यदि मैं 52 घटा दूं, 180 माइनस 52 कर दूं, आपकी वैल्यू क्या आएगी? 128 आएगी। 128 किसका मान आएगा? इन दो कोणों का योग मिलकर आएगा। ये कोण और ये कोण, ये मिलकर आपका 128 बनेगा। इतना वाला कोण और इतना कोण, ये जो कोण है आपके मिलके 128 बनेंगे। और हमें पता है कि ये कोण जो है इस पूरे का आधा है, और ये कोण जो है वो इस पूरे का आधा है। यानी कि यदि मैं कोण S और कोण R का योग ज्ञात करूं तो 128 का दोगुना हो जाएगा, क्योंकि इसका दोगुना ये है और इसका दोगुना ये। तो 128 का दोगुना कितना हुआ? 256। यानी कि कोण S और कोण R की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 256 आ गई है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। P, Q, R और S तीनों चारों का योग करोगे तो 360 बनेगा। इसका मतलब यदि मैं 360 में से इसको घटा दूं, इसको R को और S को, तो इन दो की वैल्यू आ जाएगी। क्या आई वैल्यू? 104 आ गई। मैंने क्या किया? 360 में से कोण S और कोण R को माइनस कर दिया, तो उसमें से जो वैल्यू बची है वो कोण P और कोण Q का मान कहलाएगी। कितनी आ गई? 104 आ गई। इनका हमें अनुपात दे रखा है 3:5 में बांटना है। 3:5 का क्या मतलब है? P को 3 भाग जाने हैं और Q के पास 5 भाग जाने हैं। टोटल 8 भाग है, 8 भाग कर दीजिए इसके। तो एक भाग जो है वो 13 अंश के बराबर आया। इसके पास जाने हैं 3 भाग, 13 3 39 डिग्री ये बन गया, और इसके पास जाने हैं 5 भाग, तो 65 अंश आपका ये बन गया। और इस प्रकार के सवाल में आपको एक चीज याद रखनी है, कभी जब भी आपको चतुर्भुज दिया हो और दो आसन्न कोणों के अर्ध किए गए हों, समद्विभाजक किए गए हों, तो ये जो कोण बनता है, ये जो आपका कोण बना, वो इन दोनों कोणों के योग का आधा होगा। यानी कि इन दोनों कोणों का योग जो है इससे दुगना होने वाला है। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। 52 का यही आप 2 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो वैल्यू यहां से 104 आएगी, और 104 जो है वो कोण P प्लस कोण Q का योग कहलाएगा। और फिर उसको ऐसे बांट दीजिए जैसे कि आपने इसमें बांटा था। दो मित्रों A व B की आय क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। यानी कि यदि मित्र A की आय 5 रुपए है तो उस हिसाब से B की कितनी हुई? 6 हुई। इसकी 50,000 है तो उसकी 60,000 हुई।
उनमें से प्रत्येक प्रति माह 14,000 रुपए बचाता है। आपको प्रति माह उसके व्यय का अनुपात ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, जब दो चीजें अनुपात में दी हो, ये भी अनुपात में है, ये भी अनुपात में है, होने को तो अनुपात आप बराबर कर दीजिए, वहां से भी होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल करना है कि अगर दो चीजें अनुपात में हो तब एक को आप संख्या बदल दीजिए, संख्या में बदल दीजिए। जैसे कि जो अनुपात हमारा 5:6 दिया है, उसको आप एक अमाउंट मान लीजिए 5 के है, ये आपका 6 के है। और आय में से यदि मैं बचत घटा दूं, दोनों की आय में से दोनों की बचत घटा दूं, तो इनका क्या बचेगा, फिर इनकी फिर खर्च बच जाएगा। इनका जो भी इनका व्यय हो रहा है वो बच जाएगा। आय माइनस बचत बराबर खर्च। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा यहां कीजिए, इसका गुणा यहां कर दीजिए, ये 20 के हो गया आपका। इसको आप ऐसे ही लेके रहने दीजिए, ये आपका 18 के हो गया, -3 गुणा 14,000। इसको यहां पे लाइए, कितना बचा, 2 के हो गया, ये यहां पे जाएगा आपका, तो क्या बन जाएगा, ये बचेगा आपका 14,000, ये बचेगा आपका 14,000। के की वैल्यू क्या आ गई, फिर के की वैल्यू आ गई आपकी 7,000। अब जो मर्जी वो निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी आय निकालनी है। क्या करना है, के की जगह रख दीजिए 5 गुणा 7 कर दीजिए, क्या आ गई, 35,000 आ गई। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, के की जगह फिर 7 रख दीजिए, फिर क्या आ गई, 42 आ गई, 42,000 हो गया। तो एक की आय आपकी 35,000 हो गई, एक की आय 42,000 हो गई। अब मान लीजिए आपको यही अनुपात से करना है, तो इसको देखिए जरा, ये आपका 5/6 था, ये आपका 3/4 था, और ये जो अमाउंट है, बचत जो है, बचत आपकी दोनों में बराबर है, यानी कि इन दोनों के भागों का अंतर भी बराबर होना चाहिए। जब दोनों की बचत बराबर है तो ये जो भागों का अंतर आ रहा है आय और खर्च में, वो भी समान आना चाहिए। पर आ क्या रहा है, यहां पे 2 आ रहा है और यहां पे भी 2 आ रहा है, यानी कि समान है। अगर समान है तो इस बात का मतलब है इसका 2 भाग हमारे 14,000 के बराबर है। इसका 2 भाग क्या है, 14,000 के बराबर है। यदि बराबर नहीं आता तो आप इसको बराबर कर सकते थे किसी नंबर का गुणा करके या किसी नंबर का भाग करके। 2 भाग 14 के बराबर होगा तो 1 भाग किसके बराबर हो गया, 1 भाग आपका 7,000 के बराबर हो गया। तो फिर वही कहानी, इसमें 7 का गुणा और इसमें भी 7 का गुणा, तो फिर ये 35 हो गया और ये आपका 42 हो गया, 35,000 हो गया, ये 42 हो गया। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की आपको चाल बतानी। ट्रेनें पार कैसे करती हैं उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये पहली ट्रेन है, ये इंजन है, इसमें कुछ डिब्बे लगे हुए हैं, ये आपकी दूसरी ट्रेन आ रही है यहां से। कब इनका पार करना माना जाएगा, इनका पार करना तब माना जाएगा कि इसका आखिरी का हिस्सा और इसका आखिरी का हिस्सा एक दूसरे को पार कर ले, यानी कि पोजीशन कुछ ऐसी हो जाए, पहली ट्रेन ऐसे निकल जाए और दूसरी ट्रेन आपकी यहां निकल जाए, तब मानेंगे हम ये पार कर चुके। और इसको पार करने में समय कितना लिया, उसने 10 सेकंड लिया है। इनकी दोनों की अलग अलग लंबाई दे रखी है, इसकी 180 मीटर है, इसकी 120 मीटर है, यानी कि इन दो पॉइंट की फिर दूरी कितनी है। अगर हम मान लो एक ट्रेन को खड़ी कर दें कि ये ट्रेन बिल्कुल नहीं चली, इसको मान लो कर देते, खड़ी कर देते, ये नहीं चलाते, खाली इसको चलाते, तो होता क्या, ये बिंदु जो है वो पहले इतनी दूरी कवर करता, फिर इतनी दूरी कवर करता, तब ये पार माना जाता। तो यानी कि पार करने में आपको चली गई दूरी आपकी कितनी आने वाली है, दोनों को जुड़ के आने वाली है 300 आने वाली है, 300 मीटर।
क्यों आई ऐसे 300 मीटर? क्योंकि आखिरी पॉइंट को हमें पार करना है, तो ये पॉइंट अपनी लंबाई की दूरी तय करेगा और ये वाला पॉइंट जो है वो अपनी रेल की लंबाई की दूरी तय करेगा। तो जुड़कर 300 हो गया है। चालों का भी ऐसा हिसाब किताब है। जब वाहन जो है विपरीत दिशा में आ रहे हों तो चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। इसकी कितनी है? मान लो 64 है। इसकी हमें ज्ञात करना है, कुछ भी मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। जुड़ती क्यों है? क्योंकि होता क्या है, हम किसी भी चाल से जा रहे हैं और सामने वाला किसी चाल से आ रहा है, तो हमें लगता है कि हम तो खड़े हैं, अगला इंसान ज्यादा स्पीड से आ रहा है। और कितनी ज्यादा स्पीड महसूस होती है? जितनी उसकी है वो और जितनी हमारी है वो। तो ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? चालें जुड़ जाएंगी। तो पहले चाल निकाल लेते हैं कि मिली हुई चाल है कितनी, जिसको हम सापेक्ष चाल कहते हैं। तो वो कहां से आएगी? दूरी बटे समय से आएगी। दूरी कितनी थी? 300 मीटर थी। समय कितना लिया था? 10 सेकंड लिया था। ये मीटर और सेकंड में है। चाल किस में दिया? किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो पहले उसको बदल लीजिए, 18/5 का गुणा कर दीजिए। वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी आपकी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल जो आई वो कौन सी चाल आई? ये दोनों की मिली हुई चाल है, सापेक्ष चाल है। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे, 108 में से आप 64 माइनस करोगे, तब जाकर आपको इस गाड़ी की चाल आएगी, जो कि आएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। टीना की आयु रीता की आयु से 15 वर्ष अधिक है। तो क्या दिया है? टीना और रीता में एक रिलेशन दिया है। अगर हम रीता की x मान लें तो टीना की कितनी हुई? x प्लस 15 हो गई। आगे देखते हैं। सीमा की आयु प्रीति की आयु से 15 वर्ष अधिक है। ये सीमा और प्रीति में रिलेशन है। मान लीजिए आगे सीमा है, एक प्रीति है। इसका रिलेशन बाद में देखते हैं, पहले इनका देख लेते हैं, इनका इनसे कैसा है। प्रीति की आयु रीता की आयु से आधी है। प्रीति की आयु रीता की आयु से क्या है? आधी है। तो ये x है, तो ये कितनी हुई? x/2 हो गई फिर। और यहाँ क्या था कि सीमा की आयु जो है वो प्रीति की आयु से 15 अधिक है, तो ये कितनी हो गई फिर? x+2 प्लस 15 हो गई। प्रीति की आयु से क्या करना? 15 अधिक करना है। तो जो भी प्रीति की आयु ली हमने उसमें 15 जोड़ दीजिए। और आगे चलकर क्या दिया है कि सबकी आयु का योग दिया है 135। तो इनको जोड़ के आपको 135 के बराबर रखना है। इन सबको जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे कैसे? होगा क्या? ये 15 वर्ष कम थी, ये आयु जो है 15 वर्ष कम थी, तो ये 15 और ये 15 जो है क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। एक एक्स 2x आधा एक्स कितना हो गया? 3x हो गया आपके पास। 3x बराबर 135। तो x की वैल्यू फिर आ कितनी गई? 3 से भाग दे दीजिए। 3 चौको 12, फिर 5 15, 45 वर्ष। यानी कि ये जो है रीता जो है इसकी होगी 45 वर्ष। इसकी क्या होगी? 45 प्लस 15 60 वर्ष। इसकी क्या होगी? 45 का आधा 22.5 वर्ष। इसकी क्या होगी? 45 के आधे में से 15 घटाना है। 22.5 में से आप 15 घटा दीजिए, कितनी आ जाएगी? 7.5 वर्ष। तो ये आपकी सभी की आयु मिल गई। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। क्या दिया है? बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठ थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपका बेलन है। बेलन कैसा होता है? नीचे वृत्त होता है, ऊपर एक वृत्त होता है और सीधी दीवार खड़ी होती है, वो बेलन है आपका। वक्र पृष्ठ क्या कहेंगे? वक्र का पृष्ठ। वक्र यानी कि घुमाओ। जहां से कोई भी चीज घूमी है तो घुमा हुआ जो भाग होगा वो आपका वक्र पृष्ठ होगा। और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? आधार की परिधि, कोई भी आकृति हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वृत्त हो, आधार की परिधि ही लेनी है। आधार की परिधि में आप जैसे ही ऊंचाई का गुणा करेंगे आपका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। आधार की परिधि क्या है? 2πr है। नीचे वृत्त है, इसमें आप जैसे ही ऊंचाई का गुणा करोगे आपका क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ दिया आपका 616।
आगे देखते हैं, यदि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई की आधी है, इसमें भी संबंध दिया है त्रिज्या और ऊंचाई में। त्रिज्या हम अगर h ले रहे हैं तो ऊंचाई क्या लेनी है, हमें 2r लेनी है। तो यानी कि जहां पे हमने h लिया वहां हमें क्या लेना है, वहां हमें 2r लेना है, क्योंकि उसने संबंध दे रखा है। आपको आधार का व्यास ज्ञात करना है, त्रिज्या निकालते हैं पर व्यास पे आते हैं। तो आर पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो ये 7 कहां जाने वाला है, ये 7 यहां जाने वाला है, गुणा में इसको हटा दीजिए, ये 7 वहां जाएगा, 22 को इससे काट दीजिए, ये आपका 11 से 2 बार गया और ये आपका 11 से 56 बार गया। 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, कितने हो गए, 8 हो गए, 8 7 56, यानी कि आर गुणे आर की जो वैल्यू है वो आपकी 7 गुणे 7 आएगी। तो त्रिज्या क्या होगी, फिर त्रिज्या आपकी 7 हो गई, और त्रिज्या 7 होगी तो व्यास क्या हो गया आपका, व्यास आपका 14 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। एक दीवार में अपने आयतन का 10% सीमेंट भरा है, तो 30 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर आकार के ईंट का प्रयोग करके 15 फुट गुणा 12 फुट गुणा आधा फुट मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या आपको बतानी। ये 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर क्या है, 30 सेंटीमीटर लंबाई ईंट की, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। सेम कहानी यहाँ है, 12 फुट लंबी दीवार बनानी है, 12 फुट उसकी चौड़ाई है, 12 फुट उसकी ऊंचाई है, ये लंबाई है ये ऊंचाई है, ये उसकी मोटाई है, आधा फुट मोटी है। आवश्यक ईंटों की संख्या आपको बतानी है। ये क्या दिया है, 10%। ये दिया है कि दीवार में इतना परसेंट सीमेंट है, इसका मतलब है कि जो दीवार आप बना रहे हो उसमें उसके आयतन से कम ईंटें लगने वाली हैं। ईंटों में क्या होता है, बीच बीच में सीमेंट भरा होता है, ये सीमेंट भरा है, सीमेंट भरा है, तो दीवार का जो भी आयतन है उसके आयतन से 10% कम आयतन वाली आपकी ईंटें लगने वाली। जैसे हम इसका आयतन निकालें, अगर दीवार का आयतन निकालें तो क्या आएगा, 15 गुणे 12 गुणे आधा आएगा। ये क्या है, फुट में है, घन फुट है। और फुट को हम सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, 1 फुट बराबर आप 30 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर ले सकते हो। चूंकि ईंटें जो है सेंटीमीटर में है इसलिए हम सबको सेंटीमीटर में लेंगे। तो 1/30 का गुणा यहां होगा, 1/30 का गुणा इसके साथ होगा, 1/30 का गुणा इसके साथ होगा। और कितना लेना है इसका, सिर्फ 90% लेना है, 100% नहीं लेना है। ईंटों की संख्या कैसे निकलेगी, आप एक ईंट के आयतन का भाग दे दीजिए, चाहे ईंट हो चाहे दीवार हो, सभी घनाभ के आकार में है। किसके आकार में है, घनाभ के आकार में। दीवार बनाओगे तो भी आप ऐसे ही आएगी, ईंट लोगे तो भी ऐसी आएगी। लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, तीनों दोनों में यही कहानी, चाहे ईंट हो चाहे दीवार हो। तो ये क्या हो गया, आपका दीवार का आयतन हो गया, ईंट का आयतन नीचे ले लीजिए, 30 गुणे 10 गुणे 10। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये जो आप सॉल्व करोगे यहां से आपका आंसर आएगा 729 ईंटें। इकाई नहीं आएगी कोई, ध्यान रखना। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि घन सेंटीमीटर ऊपर है, घन सेंटीमीटर नीचे है, दोनों के काट दोगे तो संख्या आएगी सिर्फ।